जिसने मेरे एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड कर लो जाके। और इसमें आपको सारे सीरीज़ के एपिसोड मिल जाएंगे ऑल इन वन करके। कल से मैं शुरू करूँगा। और उसमें 3 रूथलेस के, 3 मिस्टीरियस मैन गंगा के और 3 ड्रैगन लॉर्ड के चारों सीरीज़ के 3-3 एपिसोड 30-30 मिनट के आया करेंगे। और उसमें से एक एपिसोड हमेशा तीनों चारों सीरीज़ का यूट्यूब पे शेड्यूल रहेगा। 2 उस पर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे और प्लस उस पर मैं एक बार में बहुत सारे एपिसोड डालने वाला हूँ। ऐप में ये लोगो है, ठीक है। और यूट्यूब पे आता रहेगा क्योंकि हमारा जो ऐप है सिर्फ और सिर्फ प्ले स्टोर पे है, ऐप स्टोर के लिए नहीं बना है। तो एप्पल यूज़र्स के लिए मैं डालता रहूँगा 30 मिनट का डेली एंटरटेनमेंट, और इन्जॉय करते रहना आप लोग। ये लोगो है, ठीक है। आज मैं रात को पूरा अपलोडिंग कर दूँगा, ग्रुप को बना दूँगा पूरा सही से। काम कंप्लीट हो गया, अपलोडिंग सिर्फ करना बाकी है। और जिसको स्टार्टिंग से एपिसोड सुनना था वो भी डाउनलोड कर लीजिए। और इसमें 3 नई सीरीज़ आने वाली हैं, बॉडीगार्ड करके, रिंग और मैरिड टू ड्रैगन प्रिंसेस। इस समय कंटिन्यू है, बढ़िया वॉइस रहेगी और सबकी वॉइस अच्छी वॉइस में किया गया है। ड्रैगन लॉर्ड के बाकी एपिसोड शाम तक आ जाएगा। एक अभी अपलोड कर दिया, बाकी एपिसोड शाम तक अपलोड हो जाएगा। और नई स्टोरीज़ के लिए भी लिंक प्रोवाइड सुन सकते हो आप लोग, डेली एपिसोड वहाँ पर आ रहा है। माई फोर्थ वीक हस्बैंड लिंक कम्युनिटी टैब में मिल जाएगी, कंप्लीट स्टोरी अपलोड होगी। लगभग आधे घंटे बाद ग्रेट एप नेक्रोसिस बेहद कमजोर हो चुका था। 36 सेट्स ऑफ टाउन ईवल साइंस का दबाव इतना प्रबल था कि ग्रेट एप नेक्रोसिस एक अनिच्छुक दहाड़ के साथ सुनहरी रोशनी में राख बनकर बिखर गया। एक शक्तिशाली अनडेड को डार्क ट्राइब के जीनियस ने समाप्त कर दिया। सामने फिर से शांति छा गई, लेकिन सभी दिशाओं से घना यिन प्रवाह उमड़ आया और पूरा क्षेत्र यिन ऊर्जा से ढक गया। लेकिन शांति अधिक देर नहीं रही। अचानक एक और भयंकर दहाड़ गूंजी और उसके बाद सुनहरी चमक फूट पड़ी। 36 सेट्स ऑफ टाउन ईवल साइंस फिर पूरी शक्ति के साथ प्रकट हुए और दूसरे अनडेड से भयंकर युद्ध शुरू हो गया। कुछ समय बाद दूसरा अनडेड भी समाप्त कर दिया गया। इस तरह डार्क ट्राइब के जीनियस बार बार वही तरीका अपनाते रहे, एक एक अनडेड को बाहर लाना और मार गिराना। देखते ही देखते 4 अनडेड और मारे जा चुके थे। डार्क ट्राइब के जीनियस बेहद उत्साहित थे और उनकी उम्मीदें बढ़ती जा रही थीं। कुल 6 अनडेड समाप्त होने थे, उनमें से 4 मारे जा चुके थे और अब केवल 2 बचे थे। जैसे ही ये 2 भी मारे जाते उन्हें 6 धागे डाक के मिल जाते। हालांकि उनकी संख्या हजारों में थी और 6 डाक बांटना कठिन था, लेकिन यह उनके लिए बड़ी उपलब्धि थी। उन्हें पता था कि आगे भी विभिन्न कब्रों में यिन ऊर्जा मिलेगी और वे वहां जाकर और भी डाक प्राप्त कर सकते हैं। डार्क ट्राइब के हजारों जीनियस एक बड़े मकबरे के पीछे छिपकर शांतिपूर्वक इंतजार कर रहे थे। गोल्डन ट्राइब के लोग अनडेड को आकर्षित करने के लिए भीतर जा चुके थे। पहले 4 प्रयासों में अनडेड को आकर्षित करते समय गोल्डन ट्राइब के दर्जनों लोग मारे जा चुके थे। बचे हुए गोल्डन ट्राइब के लोग ईवल फॉर्मेशंस के दबाव की वजह से न चाहते हुए भी आगे बढ़ने को मजबूर थे, क्योंकि पीछे हटने पर उनकी मौत निश्चित थी। थोड़ी ही देर में फिर भयानक दहाड़ सुनाई दी जो नजदीक आती चली आ रही थी। डार्क ट्राइब के जीनियस के चेहरे अचानक बदल गए, क्योंकि इस बार दहाड़ एक अनडेड की नहीं बल्कि 2 अलग अलग अनडेड की थी। बाकी बचे दोनों अनडेड एक साथ आकर्षित हो गए थे। धत तेरे की, इन गोल्डन ट्राइब के नालायकों ने 2 अनडेड को एक साथ कैसे बुला लिया? ये गोल्डन ट्राइब का कचरा हमेशा मुसीबत ही लाता है, डार्क ट्राइब के कई लोग गुस्से से चिल्लाए। लेकिन अनडेड करीब आ चुका था, इसलिए वे तुरंत निकले और हवा में उठकर ईवल स्पिरिट सील का कोर बनाकर फॉर्मेशन में खड़े हो गए। आओ 9 ग्राव्स की गहराई से 2 अलग अलग दहाड़ें गूंजी और आसमान कांप उठा। गोल्डन ट्राइब के 10 से अधिक जीनियस घबराए हुए उनकी ओर भागते दिखाई दिए। एक अनडेड ने तुरंत छलांग लगाई और अपनी विशाल क्लॉ से गोल्डन ट्राइब के एक जीनियस को पकड़कर चट से कुचल डाला। बेवकूफो, तुमसे एक अनडेड लाने को कहा था, तुम 2 लेकर आ गए। जल्दी से इनमें से एक अनडेड को वापस ले जाओ तुरंत। लेकिन गोल्डन ट्राइब ने उनकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उनके चेहरों पर पागलपन झलक रहा था और वे जानबूझकर 2 अनडेड को डार्क ट्राइब की ओर ले आए। हरामखोर, तुम मौत ढूंढ रहे हो, सभी तैयार हो जाओ। डार्क ट्राइब के जीनियस ने गोल्डन ट्राइब को छोड़कर तुरंत दोनों अनडेड पर ध्यान लगाया। हजारों डार्क ट्राइब की डिवाइन पावर मिलकर 36 सेट्स ऑफ टाउन ईवल सील्स में प्रवाहित होने लगी और उनके 2 चमकते हुए फॉर्मेशन दोनों अनडेड पर प्रहार करने लगे। आओ, दोनों अनडेड प्रचंड यिन ऊर्जा में लिपटे हुए ईवल सील्स से भिड़ने लगे। रंबल सील्स लगातार हिल रहे थे।
दो अनडेड का संयुक्त हमला बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। कुछ क्वाजी एम्परर स्तर के डार्क ट्राइब के जीनियस भी खून उगलने लगे। एक अनडेड से लड़ने में वे सक्षम थे, लेकिन दो से एक साथ भिड़ना मुश्किल था। डटे रहो सील्स के भीतर, अनडेड लगातार कमजोर होते रहेंगे, जीत हमारी होगी। डार्क ट्राइब के लीडर्स चिल्लाए। हजारों डार्क ट्राइब के जीनियस लगातार डिवाइन पावर डालते रहे और दोनों अनडेड की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी। लेकिन अनडेड लगातार पागलों की तरह हमला कर रहे थे। कुछ कमजोर डार्क ट्राइब के जीनियस सीधे फटकर मर गए, लेकिन बाकी लोग दांत भींचकर लड़ते रहे। अगर वे ढीले पड़े तो अनडेड बाहर निकलकर भारी हानि पहुंचाते। उधर गोल्डन ट्राइब के 10 से अधिक जीनियस पास ही खड़े ठंडी नजरों से उन्हें देखते रहे। अचानक दूसरी दिशा से सैकड़ों गोल्डन ट्राइब के लोग उड़ते हुए आए। आ गए गोल्डन ट्राइब के 10 जीनियस ने व्यंग्य से मुस्कुराया। साला गोल्डन ट्राइब आ गया। डार्क ट्राइब ने भी उन सैकड़ों गोल्डन ट्राइब को देख लिया। गोल्डन ट्राइब के सैकड़ों जीनियस उन पर एक नज़र डालते हुए आगे बढ़ गए और 9 ग्राव्स के मध्य की ओर उड़ गए। धत तेरे की, ये डार्क छीनने जा रहे हैं कमबख्त गोल्डन ट्राइब। लेकिन डार्क ट्राइब दो अनडेड से बुरी तरह उलझे हुए थे और कुछ कर नहीं सकते थे। तुम गोल्डन ट्राइब ने दूसरों को सूचना दी, तुम सब मरोगे। डार्क ट्राइब उनके 10 गोल्डन ट्राइब को घूरने लगे। गोल्डन ट्राइब ने हंसकर कहा, हम मर भी जाएं लेकिन तुम्हें डार्क ट्राइब को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद सैकड़ों गोल्डन ट्राइब 9 ग्राव्स के बीच वाले क्षेत्र में घुस गए। नहीं, उन्हें डार्क नहीं लेने देना चाहिए। जल्दी इन दो अनडेड को खत्म करो। कैसे जल्दी खत्म करें? टाउन ईवल सील को सेल्फ एक्सप्लोड करो, यही एक तरीका है। डार्क ट्राइब के जीनियस ने तुरंत निर्णय ले लिया। हालांकि टाउन ईवल सील बेहद कीमती था, लेकिन उसे नष्ट करना मजबूरी थी, वरना डार्क गोल्डन ट्राइब ले जाता। बूम डार्क ट्राइब ने तुरंत एक टाउन ईवल सील को फाड़ दिया। वह सील फटकर सुनहरे सूर्य जैसा बना और दो अनडेड पर गिरा। पूरा क्षेत्र सुनहरी रोशनी में डूब गया। एक सेट सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाली ईवल सिंबल्स फटा और उसकी चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी मानो सुनहरे महासागर जैसी फैल गई, जिसने दोनों अनडेड को पूरी तरह निगल लिया। कुछ ही क्षणों बाद तीखी सड़न की आवाजें आने लगीं और दृश्य से गाढ़ा नीला धुआं उठने लगा। दोनों अनडेड भय से दहाड़ते हुए सुनहरी रोशनी के भीतर सेक्ट रश करने लगे। थोड़ी देर बाद बुरी तरह झुलसे हुए दो अनडेड लड़खड़ाते हुए उस सुनहरी लपटों से बाहर आए। एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन ईवल सिंबल की शक्ति भयानक थी, पर वह उन्हें पूरी तरह नष्ट नहीं कर सका। दोनों अनडेड बेहद घायल हो चुके थे, उनका मांस और हड्डियां बड़े हिस्से में पिघल चुकी थीं। फिर आदेश की आवाज गूंजी कि उसे फिर से फोड़ा जाए। एक और ईवल सिंबल फटा और दोनों अनडेड फिर सुनहरी रोशनी में डूब गए। लगातार 2 सील्स के फटने से अनडेड पर भारी प्रहार हुआ, लेकिन वे फिर भी खत्म नहीं हुए। अंत में तीसरा ईवल सिंबल फटा और इस बार दोनों अनडेड पूरी तरह समाप्त हो गए। सुनहरी रोशनी में उनके अवशेष राख बनकर गायब हो गए। 2 अनडेड को खत्म करने में कुल 3 ईवल सिंबल्स की कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन डार्क ट्राइब के लोग चोट की परवाह किए बिना तुरंत 9 ग्राव्स के केंद्र की ओर भाग पड़े। हजारों डार्क ट्राइब ने गोल्डन ट्राइब को मारो चिल्लाते हुए गहराई की ओर धावा बोल दिया। इसी समय शिवम भी हरकत में आया। अब जबकि अनडेड समाप्त हो चुके थे, गोल्डन ट्राइब और डार्क ट्राइब डार्क पाने के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे और यह शिवम के लिए गड़बड़ी में मौके तलाशने का सबसे अच्छा समय था। यदि दोनों डार्क लेकर सुरक्षित हो गए तो फिर उसे मौका नहीं मिलेगा। शिवम साफ हवा जैसा झोंका बनकर तेजी से 9 ग्राव्स की गहराई में पहुंच गया। जहां 9 कब्रें आपस में मिलती थीं, वहां ईवल एनर्जी अत्यधिक प्रबल थी और तापमान आश्चर्यजनक रूप से अधिक था। शिवम वहां पहुंचा तो देखा कि गोल्डन ट्राइब और डार्क ट्राइब आपस में प्रचंड युद्ध कर रहे थे। गोल्डन ट्राइब संख्या में कम होने के बावजूद अत्यंत शक्तिशाली और चुनिंदा योद्धाओं से बने थे। दोनों तरफ से योद्धा लगातार गिर रहे थे। शिवम की तेज नजरें तुरंत उन 6 स्थानों पर गईं जहां ईवल एनर्जी लगभग ठोस रूप ले चुका था और लगातार लहरें मार रहा था। ये 6 स्थान निश्चित रूप से डार्क के जन्मस्थल थे। इन्हीं जगहों पर युद्ध सबसे तीव्र था। शिवम सावधानी से निकट वाले स्थान की ओर बढ़ा। जैसे ही वह करीब पहुंचा, गोल्डन ट्राइब और डार्क ट्राइब दोनों ने उसे देख लिया और चौंक गए, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि शिवम किस पक्ष का है। उसी क्षण शिवम ने मौका पकड़ लिया और तेजी से ईवल एनर्जी की ओर झपटा। दोनों पक्षों के जीनियस ने क्रोधित होकर चिल्लाया और मर जा कहते हुए उस पर हमला कर दिया। भयानक दिव्य किरणें शिवम पर टूट पड़ी। शिवम ने विंड टेक्निक का प्रयोग करते हुए कई हमलों को चकमा दिया और बाकी हमलों को उसने बॉल से बने सिल्वर स्पीयर से मोड़ दिया।
अगले ही पल वह ईविल एनर्जी की प्रबल परत में घुस गया। भीतर पहुंचते ही उसे डार्क एनर्जी मिला और उसने तुरंत उसे पकड़ लिया। लेकिन दूसरी ही सांस में उसका चेहरा उतर गया। डार्क एनर्जी में कोई आध्यात्मिकता नहीं थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहले उसे मिला था, बेकार डार्क। शिवम ने निराश होकर बुदबुदाया, ये भी नाकाम। तभी गोल्डन ट्राइब और डार्क ट्राइब दोनों उसके पास पहुंच गए और चिल्लाते हुए हमला करने लगे, क्योंकि शिवम न तो गोल्डन ट्राइब था और न डार्क ट्राइब, इसलिए वह दोनों का दुश्मन था। शिवम ने हमलों से बचते हुए डार्क एनर्जी को बाहर फेंक दिया। जैसे ही डार्क हवा में उछला, दोनों पक्षों की आंखें चमक उठीं। वे तुरंत शिवम को छोड़ डार्क के लिए एक दूसरे से भिड़ने लगे। शिवम ने इस मौके का फायदा उठाया और अगली डार्क जगह की ओर बढ़ा। लेकिन हर कोई धोखा नहीं खाया। एक सुनहरी ट्राइडेंट अचानक उसकी ओर दागा गया और उसके पीछे एक डार्क ट्राइब का बेहद शक्तिशाली जीनियस था, जो डिवाइन एम्परर के चौथे स्तर का योद्धा था। शिवम ने सिल्वर स्पीयर से ट्राइडेंट को रोकते हुए पीछे की ओर छलांग लगाई। डार्क ट्राइब का वह शक्तिशाली योद्धा हैरान था कि शिवम उसका वार रोक सका, पर उसने और भी आक्रामक होकर हमला जारी रखा। उसने डार्क की ओर नहीं देखा, क्योंकि उसे अंदेशा था कि शिवम ने बेकार डार्क फेंका है। शिवम ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम समझते हो कि मैं तुमसे डरता हूं? और सिल्वर स्पीयर से जमकर मुकाबला किया। हालांकि डार्क ट्राइब की कल्टिवेशन मजबूत थी, लेकिन उसकी युद्ध क्षमता कम थी और वह 2 स्तर ऊपर जाकर मार नहीं सकता था। उसे पीछे धकेलकर शिवम तुरंत आगे बढ़ा और तीसरी डार्क जगह पर पहुंचा। वहां भी गोल्डन ट्राइब और डार्क ट्राइब की भयंकर लड़ाई चल रही थी। वो अंदर पहुंचता उससे पहले ही अंदर से किसी की आवाज आई कि यहाँ भी डार्क में कोई आध्यात्मिकता नहीं है। शिवम का चेहरा और सख्त हो गया। उसने तुरंत दिशा बदली और चौथे स्थान की ओर बढ़ा। वहां युद्ध अत्यधिक रक्तरंजित था और दोनों वंशों के कई जीनियस जमीन पर मरे पड़े थे। कुछ डार्क ट्राइब गोल्डन ट्राइब पर जोरदार हमला कर रहे थे। तभी अचानक एक बेहद ठंडी दिव्य किरण चमकी और एक शक्तिशाली डार्क ट्राइब का योद्धा उसी क्षण जमकर टुकड़ों में बिखर गया। फिर लगातार गोल्डन ट्राइब की दिव्य रोशनी चमकी और कई डार्क ट्राइब योद्धा मारे गए। थोड़ी दूरी पर एक युवक हवा में प्रकट हुआ। वह काले वस्त्रों में था, बेहद ठंडे और पीले चेहरे वाला, स्त्री जैसे अंदाज से भरा और अत्यधिक भयावह आभा से घिरा हुआ। यक्ष, मुझे मार ही डालो, ये गोल्डन जीनियस ठंडी आवाज में बोला और लगातार वार करने लगा। उसके सामने आने वाले डार्क ट्राइब के कोई भी योद्धा उसे रोक नहीं सके और एक एक करके मारे जाते गए। यिन जियूलिंग, ब्रह्मांड की यूनिवर्स प्राइड लिस्ट के उम्मीदवारों में से एक वायु भी यहाँ आया है। डार्क ट्राइब में दहशत फैल गई और चारों ओर भय से भरी आवाजें गूंजने लगीं। सबने स्वीकार किया कि यूनिवर्स प्राइड लिस्ट का उम्मीदवार होना ही उसकी अविश्वसनीय शक्ति का प्रमाण है। शिवम भी चकित रह गया। एंशंट यूनिवर्स में यूनिवर्स प्राइड लिस्ट में सिर्फ 100 लोग स्थान पाते हैं और उन 100 लोगों में हर एक बेहद असाधारण प्रतिभा और शक्ति रखता है। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रतिभाशाली लोग भी होते हैं जो अभी तक इस सूची में शामिल नहीं हुए, लेकिन उनमें सूची में आने की क्षमता और प्रतिभा होती है। इन्हें यूनिवर्स प्राइड लिस्ट के उम्मीदवार कहा जाता है। ये लोग अपने टैलेंट पर ज्यादा ध्यान देते हैं, कल्टिवेशन पर नहीं। उदाहरण के लिए क्वासी एम्परर रैंकिंग में शीर्ष 5 व्यक्तियों को भी इस सूची के संभावित उम्मीदवार माना जाता है। उनके पास क्षमता है, लेकिन कल्टिवेशन में थोड़ा और समय लगेगा। शिवम ने सोचा कि नकुल और रूपाली भी इस श्रेणी में आते हैं, लेकिन ये बात अभी तक फैली नहीं है। उसके सामने खड़ा वायु गोल्डन ट्राइब का वैसा ही एक उम्मीदवार था। उसकी डिवाइन एम्परर द्वितीय स्तर की कल्टिवेशन थी, लेकिन युद्ध शक्ति अविश्वसनीय रूप से भयंकर थी। उसने कुछ ही पलों में डार्क ट्राइब के डिवाइन एम्परर चौथे स्तर के कई जीनियस को मार डाला। वायु गोल्डन दिव्य प्रकाश में लिपटा था और जिस दिशा में जाता डार्क ट्राइब के योद्धा एक एक कर मरते जाते। बचो! डार्क ट्राइब के बचे हुए जीनियस भयभीत होकर भागने लगे। कोई भी वायु के सामने ठहरने की हिम्मत नहीं कर रहा था। गोल्डन ट्राइब के जीनियस भी उससे ईवल एनर्जी छीनने का साहस नहीं कर रहे थे। वायु ने हवा में हाथ बढ़ाया और ईवल एनर्जी पकड़ी, पर तुरंत ही भौहें सिकोड़ते हुए बोला, इसमें कोई आध्यात्मिकता नहीं है, कोई उपयोग नहीं। लेकिन फिर भी उसने डार्क एनर्जी को अपने पास रख लिया, क्योंकि गोल्डन ट्राइब की साधना यिन की राह है। बिना आध्यात्मिकता वाले डार्क भी उनके लिए उपयोगी होते हैं। शिवम भी पीछे हट गया। वह वायु से भिड़ना नहीं चाहता था। इस स्तर के जीनियस के पास अनगिनत ट्रम्प कार्ड्स होते हैं और वे बहुत खतरनाक होते हैं। शिवम चौथे स्थान पर पहुंचा और बॉल की शक्ति की मदद से आसानी से भीड़ चीरता हुआ डार्क एनर्जी तक पहुंचा, लेकिन ये भी बिना आध्यात्मिकता का निकला। यह क्या हो रहा है?
इतने घने ईवल एनर्जी से उपजी डार्क को तो आध्यात्मिक होना चाहिए था, पर सब बिना आध्यात्मिक क्यों? बोन डेमन भी हैरान था। इस बीच बाकी दो डार्क भी दोनों जातियों ने हासिल कर ली, लेकिन वे भी बिना आत्मा वाली थीं। फिर भी दोनों पक्ष आपस में भीषण लड़ाई कर रहे थे। डार्क ट्राइब ने गोल्डन ट्राइब को अनडेड लाने के लिए चारे की तरह इस्तेमाल किया था। गोल्डन ट्राइब इसे भूली नहीं थी। शिवम अभी पीछे हटने ही वाला था कि अचानक गोल्डन ट्राइब का भयानक चंद्र दिव्य प्रकाश उसकी ओर आया। शिवम ने तुरंत सिल्वर स्पीयर से उसे रोक लिया। एक जोरदार धमाका हुआ और शिवम पीछे की ओर फेंका गया। उसने देखा कि यह हमला वायु का था। वह उसके सामने हवा में उतर आया। एक मानव होकर तुम यहाँ छिपकर फायदा उठाने आए हो। अगर मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूं तो बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? वायु के चारों ओर गोल्डन देव रोशनी घूम रही थी। अगले ही पल वह तेज हवा की तरह चमकता हुआ शिवम के सामने आ गया। दो गोल्डन डिवाइन लाइट्स तलवारों की तरह शिवम पर टूट पड़े। शिवम ने पूरी शक्ति झोंक दी। कर्स पावर बॉल की शक्ति और सिल्वर स्पीयर तीनों का संगम कर उसने हमला रोका। भयंकर टक्कर हुई, लेकिन परिणाम ये हुआ कि शिवम को ही पीछे उड़ना पड़ा और उसका खून उबलने लगा। वायु सच में यूनिवर्स प्राइड लिस्ट के उम्मीदवार के योग्य था। डिवाइन एम्परर के सिर्फ दूसरे स्तर पर होते हुए भी उसकी युद्ध क्षमता 4 स्तर ऊपर वाले को मार सकती थी। ये गॉड एम्परर रेल्म में अत्यंत दुर्लभ प्रतिभा थी। एक वार में शिवम नहीं मरा, ये देख वायु का चेहरा बेहद कुरूप हो गया। वह इस बात से स्पष्ट नाखुश था। अच्छा धातु जीव है, यह मेटल लाइफ मैं ले रहा हूँ। उसने गोल्डन की छाया को नियंत्रित किया और प्रकाश की लहर बनकर शिवम की ओर झपटा। उसकी हथेलियों से लगातार गोल्डन शक्ति फूट रही थी, जो रास्ते की हर चीज को अराजक बना रही थी। आओ! शिवम निडर होकर भिड़ गया। बॉल की समन्वय शक्ति की वजह से वह बेहद मजबूती से लड़ रहा था। हालांकि वह पीछे था, पर वायु भी उसे जल्दी खत्म नहीं कर पा रहा था। कुछ ही पलों में दोनों ने दर्जनों वारों का आदान प्रदान किया। शिवम मन ही मन बोला, सोस डिवाइन फैक्टर 6 बार जागृत। सोस मिस्ट्री की 5 जंजीरें टूटी हुई। इतना सब डिवाइन एम्परर द्वितीय स्तर पर, वाकई डरावना। इसके अलावा उसकी शारीरिक तकनीकें और अन्य साधन भी भारी थे। इस पूरे संयोजन ने वायु को इतना भयानक योद्धा बनाया। दोनों के बीच हो रही इस लड़ाई को देखकर आसपास के लोग पास आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। सभी शिवम को देखकर दंग थे कि वह वायु जैसी हस्ती का सामना कर रहा था, भले ही मेटल लाइफ की मदद से। लड़के मर जाओ। गोल्डन टावर। वायु ने धीरज खो दिया। उसके हाथ में एक काला स्तूप प्रकट हुआ। स्तूप से विनाशकारी शक्ति उठी और गोल्डन डिवाइन लाइट की 12 किरणें उस स्तूप से निकलकर एक साथ शिवम की ओर दौड़ी। 12 गोल्डन डिवाइन लाइट्स एक साथ बाहर निकले। ये वास्तव में वायु का बड़ा ट्रम्प कार्ड था। शिवम का दिल डूब गया, क्योंकि वायु जैसा भयावह जीनियस निश्चित ही किसी बड़े किलर हथियार का मालिक होगा। ये पगोडा उसका सबसे शक्तिशाली ट्रम्प कार्ड था, जिसकी शक्ति अत्यंत भयानक थी। याशा कबीले के सभी लोग ये दृश्य देखकर बुरी तरह घबरा गए और चारों ओर हटने लगे। इस क्षेत्र में कोई भी वायु का सामना करने में सक्षम नहीं था। इस समय शिवम के हाथों में एक मोती प्रकट हुआ, वायु बीड। वह पहले ही वायु की शक्ति के सामने टिक नहीं पा रहा था, और अब जब उसने बड़ा ट्रम्प कार्ड निकाल लिया तो शिवम को भी अपना ट्रम्प कार्ड प्रयोग करना ही था, अन्यथा उसकी मृत्यु निश्चित थी। शिवम ने ग्रेट डिवाइन विंड टेक्निक सक्रिय किया और वायु बीड से एक विस्फोटक तूफान उभरा जो गोल्डन डिवाइन लाइट से टकराया। दोनों सुप्रीम शक्तियां डार्क एक दूसरे से भीषण रूप से टकराईं, परंतु अंत में वायु कमजोर पड़ गया और कई गोल्डन डिवाइन लाइट्स शिवम की ओर बढ़ गए। शिवम ने सिल्वर स्पीयर से कठिनाई से उन्हें रोका, लेकिन इसके तुरंत बाद वायु की दूसरी लहर आ गई। वायु गोल्डन ऑरा से भरा हुआ पूरी शक्ति के साथ गोल्डन टावर का उपयोग कर रहा था। गोल्डन टावर से फिर से डिवाइन लाइट्स निकले और शिवम पर हमला किया। वायु बीड से शिवम जितना बच सकता था बचा, लेकिन उसे साथ ही गोल्डन डिवाइन लाइट्स भी रोकने पड़े, जिससे वह पूरी शक्ति से वायु का उपयोग नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे वह पूरी तरह रक्षात्मक स्थिति में आ गया। शिवम ने मन में सोचा कि वह अभी बहुत कमजोर है। वह सिर्फ क्वाजी एम्परर रेल्म में है, उसका फाउंडेशन बहुत कमजोर है। अगर वह डिवाइन एम्परर रेल्म में प्रवेश कर लेता तो वायु बीड की शक्ति एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती और वायु को हराना मुश्किल न होता। अब उसके पास सिर्फ एक विकल्प था, आइस कैलाश स्टिक। हालांकि उसकी कल्टिवेशन अभी इतनी नहीं कि वह आइस कैलाश स्टिक की पूरी शक्ति निकाल सके, लेकिन फिर भी यह वायु से बहुत अधिक शक्तिशाली थी और कोई उसे पहचानता भी नहीं था, इसलिए यह हथियार उपयोग करने में कोई जोखिम नहीं था। शिवम ने वायु से एक बड़ा तूफान उभारा और उसी क्षण उसने आइस कैलाश स्टिक प्रकट की।
ये स्टिक अचानक पर्वत जितनी बड़ी हो गई और गोल्डन डिवाइन लाइट्स को चूर चूर कर दिया। वायु ने हैरानी से देखा पर उसके पास प्रतिक्रिया का समय नहीं था। उसने गोल्डन टावर सामने रखने की कोशिश की लेकिन देर हो चुकी थी। आइस कैलाश स्टिक सीधे गोल्डन टावर से टकराई। टावर पीछे उछल गया और वायु से टकराया। वायु के शरीर की नौपरत रोशनी एक ही झटके में टूट गई और वह खून की उल्टी करते हुए दूर जा गिरा। ये दृश्य देखकर गोल्डन और डार्क दोनों कबीले के योद्धा दंग रह गए। किसी एक व्यक्ति के पास 2 शीर्ष स्तरीय ट्रम्प कार्ड्स होना असंभव जैसा था, लेकिन शिवम ने ये कर दिखाया। शिवम समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने आइस कैलाश स्टिक उठाई और वायु की ओर हमला करने बढ़ा। वायु भयभीत हो गया और गोल्डन डिवाइन लाइट में लिपटकर एक किरण की तरह भाग निकला। शिवम उसका पीछा करना चाहता था लेकिन वायु की गति बहुत तेज थी, एक प्रकाश किरण के समान। शिवम उसे पकड़ ही नहीं पाया। अगर शिवम की कल्टिवेशन डिवाइन एम्परर रेल्म में होती तो वायु का उपयोग करके वह उसके बराबर गति प्राप्त कर सकता था। वायु के भाग जाने के बाद शिवम ने आइस कैलाश स्टिक वापस रखी और तुरंत उस क्षेत्र से निकल गया। कोई भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर पाया। सब जानते थे कि शिवम का सामना करना सीधा मौत को न्योता देना है। शिवम अब भी चिंतित था। वह समझ नहीं पा रहा था कि सभी डार्क एनर्जी में स्पिरिचुअलिटी क्यों नहीं थी। इतने शक्तिशाली यिंग की फॉर्मेशन में जन्मा डार्क एनर्जी निश्चित रूप से स्पिरिचुअल होना चाहिए था, लेकिन सभी 6 डार्क बिल्कुल मृत थे, बिना भावना के। बोन डेमन भी आश्चर्यचकित था। यह असामान्य था। शिवम बड़बड़ाया, क्या मुझे उन डरावनी प्राचीन कब्रों में जाना पड़ेगा? वह सिरदर्द में डूब गया क्योंकि यह रास्ता सबसे जोखिम भरा था, लेकिन शायद यही एकमात्र तरीका बचा था। आखिरकार शिवम ने सिर हिला दिया। उस तरह की भयानक कब्र पर हमला करना असंभव था। उन कब्रों में मौजूद अनडेड अत्यंत भयानक थे। डार्क और गोल्डन जनजातियों को ही देख लीजिए, वे इतने लोग हैं, उनके पास इतनी ईवल सील्स है, फिर भी वे वहां जाने की हिम्मत नहीं करते। शिवम ने बोन डेमन से पूछा, बोन डेमन, तुमने वह एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक कहाँ छुपाई है और क्या वहां डार्क एनर्जी मिलने की संभावना है? बोन डेमन ने उत्तर दिया, वह स्थान सभी कब्रों की भूमि के बिल्कुल केंद्र में है, एक विशेष टूम में। वह टूम एम्परस टूम है। एम्परस टूम? शिवम लगभग चौंक कर रह गया। एम्परस टूम का अर्थ था राजा स्तर की प्राणी की कब्र। सभी कब्रों में यही सबसे भयावह होती है। वहां दफन प्राणी के मरने के बाद विकसित हुआ अनडेड कितना भयानक होगा, ये सोचकर ही शिवम को लगा जैसे वह मौत को न्योता दे रहा हो। बोन डेमन ने आखिर इसे वहां कैसे छुपा दिया? बोन डेमन बोला, चिंता मत करो, जब मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है तो निश्चित ही इसे लेने का तरीका भी है। हाँ, एम्परस टूम में एक पियरलेस अस्तित्व को दफनाया गया है, लेकिन वह अस्तित्व मरकर अनडेड नहीं बना। अनडेड बनना पूरी तरह अवसर पर निर्भर करता है, शक्ति पर नहीं। जितना शक्तिशाली कोई जीवन हो उतनी ही अधिक संभावना नहीं होती कि वह अनडेड बने। शिवम ने राहत की सांस ली, लेकिन बोन डेमन ने आगे कहा, हालांकि एम्परस टूम के चारों ओर कई छोटी छोटी टूम्स हैं और वे टूम्स एम्परस टूम की रक्षा करती हैं। उनमें से कई टूम्स अनडेड में बदल चुकी हैं। एम्परस टूम तक प्रवेश करने के लिए इन गार्डियन टूम्स से होकर गुजरना पड़ेगा। वहां ईवल एनर्जी अत्यंत घना है और वहां स्पिरिचुअल डार्क एनर्जी मिलने की बड़ी संभावना है। शिवम ने तुरंत एम्परस टूम जाने का निर्णय ले लिया। एक तरफ उसे एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक मिलेगी और दूसरी तरफ संभवतः स्पिरिचुअल डार्क एनर्जी भी। बोन डेमन के निर्देशों का पालन करते हुए शिवम एम्परस टूम की ओर बढ़ा। रास्ते भर ईवल एनर्जी इतना तीव्र था कि सामान्य लोग उसके निकट भी नहीं जा सकते थे, लेकिन शिवम की इंस्क्रिप्शन शक्ति उसे ईवल एनर्जी के किन-ए-शन से बचा रही थी। वह भयंकर टूम से बचते हुए गोल्डन और डार्क के जत्थों से दूर दूर रहते हुए कई घंटों की यात्रा के बाद एक विशाल भूमि पर पहुंचा। सामने दूर तक एक विशाल पर्वत जैसा टीला दिखाई दे रहा था, लेकिन वह पर्वत नहीं, एक अत्यंत विशाल टूम था। उसके चारों ओर अनेकों छोटी टूम्स थीं जो एम्परस टूम की रक्षा कर रही थीं। यहाँ ईवल एनर्जी उबलते बादलों की तरह उठ रहा था। शिवम को इन गार्डियन टूम्स को पार करना ही था। वह तेजी से एक झोंके की तरह आगे बढ़ा, लेकिन तभी एक भयानक गर्जना सुनाई दी और ईवल एनर्जी फाड़ते हुए एक विशाल आकृति उस पर टूट पड़ी। उसी क्षण एक विशाल ब्लेड लाइट उसकी ओर आई। शिवम ने तुरंत सिल्वर स्पीयर आगे कर उसे रोका। टकराव इतनी भीषण थी कि शिवम कई किलोमीटर पीछे जा गिरा, खून मुंह तक आ गया। उसने देखा कि हमला करने वाला अनडेड एक 3 मीटर ऊंचा मफायर छसर वाला ह्यूमनॉइड था, फटे हुए लोहे के कवच में, हाथ में एक मोटी बड़ी तलवार लिए हुए। उसने जमीन पर पैर पटका और पहाड़ की तरह उछलकर फिर से हमला किया। तलवार इतनी शक्तिशाली थी कि हवा को चीरती हुई सीधा शिवम के सिर पर गिरने को थी।
इस बार शिवम ने स्पीयर नहीं उठाया। उसकी बाईं हथेली से तीव्र सुनहरी रोशनी फूटी और 16 गोल्डन रून्स बाहर निकले। ये थे जेनेक्सी सील्स। ये अनडेड पर सबसे प्रभावी हथियार थे। चमकीली सुनहरी रोशनी में मफायर 600 वाला अनडेड कांप उठा, उसकी देह से काला धुआं निकलने लगा। वह लगातार पीछे हटने लगा। शिवम ने सप्रेशन का मंत्र बोला और इंस्क्रिप्शन शक्ति जेनेक्सी रून्स में प्रवाहित की। उस क्षण रून्स की शक्ति कई डार्क एक्सपर्ट्स के संयुक्त प्रयोग जितनी प्रचंड हो गई। अनडेड की देह गलने लगी और आखिर वह दहाड़ते हुए वहां से भाग गया। लगातार कई अनडेड ऐसे ही हमला करते रहे, लेकिन जेनेक्सी रून्स देखकर सभी डरकर भाग गए। अंततः अनेक खतरनाक टकरावों के बाद शिवम एम्परस टूम के प्रवेश द्वार तक पहुंचा, लेकिन वहां उसने चौंकाने वाला दृश्य देखा। एम्परस टूम का पत्थर द्वार थोड़ा खुला था। बोन डेमन चीख उठा, कोई अंदर घुस चुका है। टूम पहले बंद था, मैं पक्का जानता हूँ। शिवम ने समय बर्बाद नहीं किया। वह एक हवा के झोंके की तरह अंदर घुस गया। अंदर ईवल एनर्जी इतना घना था कि मानो ठोस धुआं बन गया हो। ये देखकर शिवम खुश हुआ। इतना घना ईवल एनर्जी का अर्थ था कि यहाँ स्पिरिचुअल डार्क एनर्जी मिलने की संभावना बहुत अधिक है। सामने एक लंबा मार्ग था। वह सावधानी से अपनी स्पिरिचुअल सेंसर्स आगे भेजता हुआ मार्ग में दौड़ा जा रहा था। अचानक वह रुक गया। उसके शरीर में भयावह खतरे की अनुभूति हुई। अगले ही पल सामने से एक विशाल दबाव उस पर टूट पड़ा। एम्परस टूम के भीतर अचानक एक भयानक शक्ति उभरी और सीधे शिवम पर आ गिरी। शिवम ने बिना सोचे सिल्वर स्पीयर ऊपर की ओर तिरछा उठाया। उसका वार एक चांदी की धधकती किरण की तरह हवा को चीरता हुआ उस शक्ति से टकराया। दोनों शक्तियां टकराईं और जोरदार धमाके के साथ शिवम का शरीर दूर दीवार से जा लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सारी हड्डियां चटक गई हों और उसके मुंह से खून का फव्वारा निकल पड़ा। वह संभल भी नहीं पाया था कि एक आकृति उस पर झपट चुकी थी। शिवम की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि हमला करने वाला कोई और नहीं, वायु था। लेकिन इस समय वायु की अवस्था बिल्कुल बदल चुकी थी। उसका पूरा शरीर घने ईवल एनर्जी से भरा हुआ था। उसकी आंखों में सफेदी का कोई निशान नहीं था, केवल 2 गहरे घूमते हुए काले भंवर। उसका चेहरा विकृत, डरावना और उग्र था। वायु ने पागलों की तरह दहाड़ लगाई और शिवम पर झपटा। उसके दोनों हाथ हवा में लगातार वार कर रहे थे, जिससे पूरा स्थान फटता हुआ प्रतीत हो रहा था। शिवम ने तुरंत वायु बीड निकाली। भयंकर गर्म हवा का तूफान फटा और ईवल एनर्जी को चीरते हुए वायु पर टूट पड़ा। वायु ने उस हवा को अपने पंजों से पकड़ा। हवा और उसकी शक्ति के बीच जोरदार कंपन हुआ और एक पल के लिए ऐसा लगा कि हवा टूट जाएगी। शिवम चौंक गया। वायु की शक्ति पहले की तुलना में कई गुना बढ़ चुकी थी। वह बिना गोल्डन गॉड टावर या किसी बड़े हथियार के ही वायु को रोक रहा था। ये समझ से परे था कि कुछ ही घंटों में उसकी शक्ति कैसे इतनी बढ़ गई। उसी समय बोन डेमन की आवाज सुनाई दी। यह उसे डार्क की एक स्पिरिचुअल रे ने कब्जा लिया है। शिवम दंग रह गया। बोन डेमन ने समझाया कि जब डार्क एनर्जी में आत्मा जैसी चेतना पैदा हो जाती है तो वह किसी जीव की आत्मा को छीन सकता है और उसके शरीर पर अधिकार जमा सकता है। यही वायु के साथ हुआ था। अब शिवम को समझ आया कि वह अचानक इतना शक्तिशाली और विक्षिप्त क्यों हो गया है। एम्परस टूम के भीतर अवश्य कोई स्पिरिचुअल डार्क था जिसने वायु के शरीर पर कब्जा कर लिया। अब वायु पागलों की तरह दहाड़ते हुए लगातार हमला कर रहा था और वायु बीट की हवा को बार बार चीर रहा था। शिवम को उसे रोकने के लिए वायु की शक्ति बार बार खींचनी पड़ रही थी। शिवम ने सोचा, अगर मुझे स्पिरिचुअल डार्क चाहिए तो ये भी उसकी योग्यता साबित करता है। बोन डेमन बोला, हाँ, लेकिन तुम्हें वायु को हर हाल में हराना ही होगा, क्योंकि एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक्स अभी उसी के पास हैं। शिवम चौंका। बोन डेमन ने बताया कि उसने एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक्स को एक बोन बीड में बंद रखा था। अब वही बीड वायु के अंदर है। शिवम क्रोध से भर उठा। उसने वायु की शक्ति पूरी ताकत से खींची और साथ ही अपने दाएं हाथ में जेड स्टिक प्रकट कर ली। जेड स्टिक की प्रचंड शक्ति वायु की ओर झपटी और उसे कई मीटर पीछे फेंक दिया। वायु ने खून उगला, लेकिन वह तुरंत फिर से शक्ति से भर उठा, क्योंकि आसपास की ईवल एनर्जी लगातार उसकी ओर बह रही थी और उसकी चोट पल भर में ठीक हो रही थी। शिवम समझ गया कि एम्परस टूम की गहरी ईवल एनर्जी इस कब्जाए हुए वायु को लगातार पुनर्जीवित कर रही है। इस तरह उसे मारना लगभग असंभव था। बोन डेमन फिर बोला, तू मूर्ख है, जेनेक्सी सील का उपयोग कर। शिवम को जैसे झटका लगा। वह खुद को कोसने लगा कि वह इतने स्पष्ट उपाय को कैसे भूल गया। डार्क और अनडेड पर जेनेक्सी सील सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। उसने तुरंत एक जेनेक्सी सील निकाला। गोल्डन लाइट चारों ओर फैल गई और सीधे वायु पर दबाव बनाने लगी।
वायु की देह से काला धुआं निकलने लगा, उसकी आंखों में भय दिखने लगा और वह तेजी से पीछे हट गया। शिवम ने जेनेक्सी सील की शक्ति से वायु को पीछे धकेला। वायु लड़खड़ाया और तुरंत पीछे मुड़कर भागने लगा। शिवम ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, भागना चाहते हो? यूं ही नहीं जाने दूंगा, और तुरंत उसका पीछा किया। लेकिन वायु की गति अत्यंत तेज थी। भागते भागते वह एम्परस टूम की गहरी ईवल एनर्जी को नियंत्रित कर शिवम की ओर फेंकता जा रहा था। चारों ओर उठती ईवल एनर्जी की तूफानी परतों ने शिवम की दृष्टि पूरी तरह ढक दी। जब शिवम ने ईविल एनर्जी को चीरकर आगे बढ़ने की कोशिश की तब तक वायु का कोई निशान नहीं बचा था। इस पर शिवम बेहद झल्लाया। इस यात्रा में वह न एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक पा सका, न स्पिरिचुअल डार्क एनर्जी, सब कुछ हाथ से निकल गया। तभी बोन डेमन की आवाज गूंजी, वह भाग नहीं सकता। बोन बीड मेरे पास नहीं है, बल्कि उसके शरीर में है। मैं उसकी स्थिति महसूस कर सकता हूँ। शिवम ने पूछा, क्या वो अभी भी एम्परस टूम में है? मुझे वहां ले चलो। बोन डेमन बोला, नहीं, वह टूम छोड़कर जा चुका है। मुझे लगता है कि वह 10,000 ग्राव्स की भूमि में बिल्कुल नहीं रुकेगा। शिवम चौंका, ऐसा क्यों? बोन डेमन ने समझाया, क्योंकि डार्क की उस स्पिरिचुअल स्ट्रैंड ने जब वायु पर कब्जा किया तब से वह लगातार और डार्क निगलकर खुद को शक्तिशाली बनाना चाहता है, खास तौर पर स्पिरिचुअल डार्क। लैंड ऑफ ग्राव्स में बाकी सारी स्पिरिचुअल डार्क उसी ने निगल ली हैं। अब वह नए स्थान ढूंढेगा जहां ईवल एनर्जी अधिक हो। उसने आगे कहा, मैं उसकी दिशा महसूस कर सकता हूँ। वह पूर्वी सीमा की ओर भाग रहा है। चलो उसे पकड़ते हैं। शिवम तुरंत समझ गया कि एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए वायु को किसी भी हाल में पकड़ना जरूरी था। शिवम बोन डेमन के मार्गदर्शन में पूर्व की ओर उड़ चला। ग्रेट डिवाइन विंड टेक्निक के सहारे उसकी गति इतनी तेज थी कि उसका स्वरूप नीले धुएं जैसा लग रहा था, लेकिन वायु भी उतना ही तेज था। जब शिवम लैंड ऑफ ग्राव्स की सीमा पर पहुंचा, बोन डेमन ने बताया कि वायु पहले ही सितारों के विशाल अंतरिक्ष में पहुंच चुका है। मुख्य मार्गों पर 2 जातियों की नाकेबंदी थी, इसलिए शिवम सीधे बाहर नहीं जा सकता था। उसने बोन डेमन द्वारा छोड़े गए दूसरे टेलीपोर्टेशन अरे का उपयोग किया और वहां से बाहर निकल गया। फिर उसने अपनी बॉडी एनग्रेव टेलीपोर्टेशन अरे सक्रिय की और अंतरिक्ष में प्रवेश कर गया। 3 दिन बीत गए। दोनों की गति इतनी भयानक थी कि असंख्य ग्रह और तारों के समूह पीछे छूटते चले गए। अंततः सामने वोल्केनो मैजिक माउंटेन दिखाई दी, एक विशाल पर्वत जो अंतरिक्ष में तैर रहा था और जो एंशिएंट यूनिवर्स का सबसे खतरनाक और फॉरबिडन स्थान माना जाता था। यहाँ ईवल एनर्जी अत्यंत गहरी थी और इसलिए ये स्पिरिचुअल डार्क की खोज के लिए मशहूर था। कई शक्तिशाली प्राणी यहाँ घूम रहे थे। उसी समय अचानक वायु पर्वत के बाहर प्रकट हुआ। उसके शरीर से इतना घना डार्क एनर्जी निकल रहा था कि वह आधा राक्षस जैसा लग रहा था। उसकी आंखें उग्र थीं और उसने दहाड़ते हुए कहा, जो मेरा है वह सिर्फ मेरा है। वह बिजली की तरह पर्वत में घुस गया और कुछ ही सांसों में एक शक्तिशाली डिवाइन एम्परर ट्रिपल रेल्म वाले युवक के सामने प्रकट हुआ। उस युवक ने चौंक कर कहा, तुम वायु हो। लेकिन बात पूरी करने से पहले ही वायु उस पर टूट पड़ा। युवक सिर्फ एक बार रोक पाया, इसके बाद वायु ने उसे वहीं मार गिराया। उस युवक की स्टोरेज रिंग से एक काली सांप जैसी स्पिरिचुअल डार्क निकलकर तैरने लगी। इसे देखकर वायु विक्षिप्त हंसी हंसते हुए बोला, स्पिरिचुअल डार्क यह मेरी है। उसी समय कुछ लोग वहां पहुंचे और लालच से भरकर डार्क की ओर दौड़े, लेकिन जैसे ही उन्हें वायु का रूप दिखावे डर के मारे ठिठक गए। वे चिल्लाए, ये आर्टिफैक्ट यूनिवर्सेस प्राउड लिस्ट का कैंडिडेट। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वायु उन पर टूट पड़ा और सभी को मार डाला। फिर उसने स्पिरिचुअल डार्क को मुंह से खींचकर निगल लिया। तुरंत वायु के शरीर से उमड़ती डार्क कई गुना बढ़ गई और उसकी शक्ति में भी तीव्र वृद्धि हुई। उसने एक राक्षसी दहाड़ लगाई और उसकी नज़र वोल्केनो मैजिक माउंटेन की चोटी पर जा टिकी। एक पल में वह इंद्रधनुषी प्रकाश की तरह ऊपर की ओर उड़ गया। नीचे से आवाजें उठी, क्या ये वास्तव में वायु है? उसके शरीर में इतनी भयानक डार्क कैसे? क्या उसके पास कई स्पिरिचुअल डार्क हैं? जो भी हो, हमें उसे गिराना होगा। और कई जातियों के योद्धा उसकी ओर दौड़े, लेकिन अब वाला वायु इतना भयानक था कि उसके आगे बढ़ने की कोशिश करने वाले सभी योद्धा उसके एक ही प्रहार में मारे गए। बाकी लोग डरकर पीछे हट गए और कोई भी उसके खिलाफ आगे बढ़ने की हिम्मत न कर सका। वायु वोल्केनो मैजिक माउंटेन की चोटी की ओर तेजी से चढ़ रहा था। कई लोग दूर खड़े उसकी ओर देख रहे थे। किसी ने कहा कि शायद उसका लक्ष्य वोल्केनो ही है, लेकिन वहां सामान्य लोग तो दूर साधारण प्रतिभाशाली लोग भी पास नहीं जा पाते।
केवल पियरलेस इविल डूअर्स ही वहां तक पहुंच सकते हैं और वायु की प्रतिभा ऐसी है कि वह निश्चित रूप से चोटी तक पहुंच सकता है। हालांकि वोल्केनो के चारों ओर 8 स्थान पहले से ही दूसरों द्वारा घेरे गए थे। वायु वहां पहुंचेगा तो उससे भिड़ना तय था, एक भीषण युद्ध होगा और चरम स्तर की टक्कर देखने को मिलेगी। ये सुनकर कई लोग सुरक्षित दूरी से ही उसके पीछे चल पड़े ताकि ऊपर होने वाली लड़ाई देख सकें। समाचार तेजी से फैल गया और वोल्केनो मैजिक माउंटेन पर मौजूद अनेक प्राणी दूर दूर से आकर चोटी की ओर बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही वे शीर्ष के करीब पहुंचे उन्हें रुकना पड़ा, क्योंकि वोल्केनो के अंधकार में गड्ढे से एक मृत्यु समान भयानक जादुई ध्वनि निकल रही थी। ये ध्वनि बेहद घातक थी और सुनने वालों को अदृश्य रूप से मार देने में सक्षम थी। यह मृत्यु ध्वनि हर व्यक्ति के कल्टिवेशन स्तर के अनुसार बदल जाती थी। कमजोरों को ये कमजोर सुनाई देती, परंतु शक्तिशाली लोगों के लिए इसका प्रभाव उतना ही घातक हो जाता। इसलिए चाहे कल्टिवेशन कितना भी ऊंचा क्यों न हो, चोटी तक पहुंचने के लिए असाधारण प्रतिभा अनिवार्य थी। जो ऊपर थे वे वही लोग थे जो अपनी प्रतिभा और क्षमता से इस घातक ध्वनि को सह चुके थे। बाकी लोग नीचे इसलिए थे क्योंकि वे ऊपर जा ही नहीं सकते थे। चोटी पर मौजूद वोल्केनो के बड़े गड्ढे से कभी भी स्पिरिचुअल डार्क बाहर निकल सकती थी, इसलिए ऊपर बैठे 8 लोग हर दिशा में पहरा दे रहे थे। वायु लगातार ऊपर बढ़ रहा था और जैसे जैसे वह पास आया उसकी गति धीरे हो गई। उसके पहुंचने से पहले ही वोल्केनो के पास बैठे 8 प्राणियों ने उसकी ओर देखा और उसे पहचान भी लिया। किसी के चेहरे पर कोई भाव नहीं, किसी के माथे पर चिंता की रेखा उभरी। उसके सामने बैठा एक विशाल युवा जिसकी ऊंचाई 6 मीटर से अधिक थी और शरीर जायंट एप की तरह था, खड़ा हुआ। उसका नाम केसी था, जो गॉड एम्परर रेल्म का 4-फोल्ड कल्टिवेटर था और अत्यंत भयानक प्रतिभा का धनी। उसने गंभीरता के साथ वायु को देखा लेकिन जरा भी नहीं डरा। उसने कहा, ये आर्टिफैक्ट, ये स्थान पहले से मेरा है, तुम नीचे ही रहो। वायु की आंखें काली चमक उठी। उसने गुस्से में कहा, मुझे रोकोगे तो मरोगे। चोटी पर बैठे अन्य 8 लोग हैरान हुए। उन्होंने महसूस किया कि वायु के शरीर पर डाक असाधारण रूप से घनी है। उनमें से कुछ ने सोचा कि शायद उसके पास पहले से ही स्पिरिचुअल डाक है, फिर वो यहाँ क्यों आया? केसी ने ठंडी हंसी के साथ कहा, दुनिया तुम्हें कैंडिडेट मानती है लेकिन मैं तुमसे नहीं डरता। मेरा कल्टिवेशन तुमसे 2 स्तर ऊपर है। मैं जानना चाहता हूं तुम्हारी असली ताकत क्या है। वायु अत्यंत क्रोध से दहाड़ा और पलक झपकते ही केसी पर हमला कर दिया। उसके पंजे हवा को चीरते हुए केसी के सिर की ओर झपटे। केसी ने भी शक्तिशाली गर्जना के साथ अपनी पूरी शक्ति जगाई। उसका पूरा शरीर चमक उठा, उसकी मांसपेशियां फूल गईं और उसके हाथ में एक विशाल आयन रॉड उभर आया। उसने जोरदार प्रहार कर वायु पर वार किया। दोनों हमले टकराए और जमीन जोर से हिल गई, लेकिन अगले ही पल केसी का चेहरा बदल गया क्योंकि उसका भारी शरीर पीछे की ओर लड़खड़ाता गया और उसकी बाहें कांपने लगीं। वायु का हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसके ईवल एनर्जी से बने सैकड़ों पंजे केसी को घेरे हुए लगातार वार करते रहे। केसी ने भी अपने गोल्डन एप सीक्रेट टेक्निक को सक्रिय किया, जिसके तहत एक विशाल गोल्डन एप प्रकट हुआ और हजारों वार झेलते हुए वायु को रोकने का प्रयास किया। चोटी का पूरा क्षेत्र ऊर्जाओं से भर गया, लेकिन वोल्केनो की अदृश्य शक्ति ने उन्हें 100 मीटर तक ही सीमित रखा। केसी बार बार पीछे धकेला जा रहा था। उसके शरीर पर कई घाव खुल गए थे, कुछ तो उसकी हड्डियां तक दिखा रहे थे। वो बिल्कुल भी वायु का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। सभी दर्शक स्तब्ध थे। केसी साधारण योद्धा नहीं था बल्कि पियरलेस जीनियस था। उसका कल्टिवेशन वायु से 2 रेल्म ऊंचा था, फिर भी वह इतनी बुरी तरह हार रहा था, वह भी तब जब वायु ने कोई किलर वेपन इस्तेमाल तक नहीं किया था। वे नहीं जानते थे कि वायु अब असली वायु नहीं रहा। वह स्पिरिचुअल डार्क द्वारा पूरी तरह कब्जा कर लिया गया था और उसकी वर्तमान शक्ति मूल वायु से कई गुना अधिक थी। इसके अलावा वोल्केनो मैजिक माउंटेन की घनी ईवल एनर्जी उसकी ताकत को और बढ़ा रही थी। कुछ और हमलों के बाद केसी का आधा शरीर फट गया। उसकी शक्ति लगभग खत्म हो चुकी थी और वह बुरी तरह घायल हो चुका था। उसने डरते हुए कहा, ये आर्टिफैक्ट मैं मान गया, मैं ये स्थान छोड़ रहा हूँ, मुझे जाने दो। लेकिन वायु अब समझने की स्थिति में नहीं था। उसके अंदर भरी हुई डाक उसे और अधिक क्रूर बना रही थी। वह लगातार हमला करता रहा। एक आखिरी चीख के साथ केसी को वायु ने बीच से फाड़ दिया। वह अब भी मरा नहीं था, उसका सिर चीख रहा था, लेकिन अगले ही क्षण वायु ने उसका सिर पकड़कर कुचल दिया। केसी वहीं मर गया। चारों ओर खड़े कई लोग भय से भर उठे, लेकिन उनमें से कुछ के भीतर भीषण लड़ाई की ललक उभर आई, खासकर एक 2 मीटर लंबे पर्पल आर्मर पहने युवक के भीतर जो दृढ़ता से वायु को देख रहा था।
लेकिन वायु ने किसी और से लड़ने का इरादा नहीं दिखाया। केसी को मारने के बाद उसने बिना रुके कदम बढ़ाए और सीधे यिन पिट के किनारे पहुंचा। अगले ही क्षण वह बिना झिझक उस गहरे अंधकार में गड्ढे में कूद गया और गायब हो गया। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद हर कोई स्तब्ध रह गया। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वायु खुद ही उस खतरनाक गड्ढे में कूद जाएगा। वोल्केनो मैजिक माउंटेन की भयावह प्रसिद्धि का कारण ही यह गड्ढा था। वर्षों से कोई नहीं जानता कि उसके भीतर क्या है, न ये कि यह कैसे बना। इतिहास में कई शक्तिशाली व्यक्तियों ने भीतर प्रवेश करके इसकी जांच करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। ऐसे स्थान में कूदना निश्चित रूप से मृत्यु को बुलाने जैसा था। इसी समय शिवम भी वोल्केनो डेमन माउंटेन पर पहुंच चुका था। बोन डेमन ने वायु की उपस्थिति को पहाड़ की चोटी पर महसूस किया। शिवम पूरी रफ्तार से ऊपर की ओर बढ़ा। आधा रास्ता चढ़ने पर उसने देखा कि वायु ने केसी को मार दिया है और फिर सीधे गड्ढे में छलांग लगा दी। शिवम चिल्लाया, धतेरे की एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक अब भी वायु के पास थी। शिवम बेचैन हो गया और उसने अपनी गति को पूरी हद तक बढ़ा दिया, लेकिन सामने भीड़ रास्ता रोक रही थी। शिवम गर्जा, हटो मेरे रास्ते से। उसकी गति से एक प्रचंड हवा उठी और वह भीड़ की ओर बढ़ गया। आगे खड़े कुछ लोग नाराज हो उठे। उनमें से एक, जिसने देखा कि शिवम तो सिर्फ एक क्वासी एम्परर है, बोला, तू किसे कह रहा है हटने को? हटना है तो तू हट। उसने हाथ उठाकर शिवम को थप्पड़ मारने की कोशिश की। शिवम ने सीधा एक मुक्का जड़ा। वह व्यक्ति चीखता हुआ हवा में उछलकर दूर गिरा और खून उगलने लगा। आसपास के लोग दंग रह गए। जिसने हमला किया था वह डिवाइन एम्परर रेल्म का सेकंड लेवल कल्टिवेटर था, लेकिन शिवम ने उसे एक ही मुक्के में उड़ा दिया। अब सब उसकी ताकत समझ गए। अब कई लोग स्वयं ही रास्ता देने लगे। हालांकि कुछ लोग शिवम से नहीं डर रहे थे, वे बस उत्सुक थे कि क्या वह डेथ मैजिक साउंड सहकर पहाड़ की चोटी तक पहुंच पाएगा। शिवम आगे बढ़ा और जैसे ही डेथ साउंड जोन में कदम रखा, उसके कानों में विकृत पागल करने वाली आवाजें भरने लगीं। ये आवाजें दुख, भय, क्रोध और पागलपन जैसी भावनाओं का मिश्रण थीं, लेकिन किसी एक का भी स्पष्ट अर्थ नहीं था। कमजोर दिमाग वाले लोग इसे सुनते ही पागल हो जाते। लेकिन शिवम की मानसिक दृढ़ता असाधारण थी। उसने अपना मन स्थिर किया और आवाजों पर ध्यान ही नहीं दिया। बिना रुके वह आगे बढ़ता गया। जितना ऊपर बढ़ता उतनी ही डरावनी ऊर्जा डेथ साउंड में घुली मिलती जाती। उसके शरीर की कोशिकाएं झंझनाई, लेकिन कर्स पावर सक्रिय होकर डेथ साउंड की आक्रामक ऊर्जा को रोक रही थी। आखिरकार शिवम चोटी पर पहुंचा और वहीं खड़ा हुआ जहां कुछ ही मिनट पहले केसी खड़ा था। सामने एक विशाल गहरा गड्ढा था जो असल में एक बड़ी सुरंग जैसा दिखता था। उससे निरंतर घना ईवल एनर्जी निकल रहा था और उसे देखते ही किसी के भीतर भय की लहर दौड़ सकती थी। शिवम समझ गया कि वायु उस गड्ढे में कूद चुका है। एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक लेने के लिए वह खुद नीचे नहीं कूद सकता था, यह बहुत खतरनाक था। उसने तय किया कि वह यहीं रुकेगा और ऊपर आने वाले स्पिरिचुअल डाक का इंतजार करेगा। चोटी पर मौजूद बाकी 7 लोग भी शिवम को हैरानी से देख रहे थे। वे उसे नहीं पहचानते थे, इसलिए उसके प्रति उत्सुक थे। उनमें से एक युवा, जिसने पर्पल आर्मर पहन रखा था और जिसकी पर्पल हेयर हवा में उड़ रही थी, शिवम को घूर रहा था। उसकी आंखों में भीषण युद्ध की इच्छा जल रही थी। कुछ ही क्षणों में वह शिवम के सामने आ खड़ा हुआ। एक प्रचंड दबाव शिवम की ओर बढ़ा। आसपास खड़े लोग चिल्लाए, योगेश वार करने वाला है। सब जानते थे कि वह क्वासी एम्परर क्लास का सबसे खतरनाक योद्धा है और उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। वह हमेशा अपने स्तर में अपराजय माना जाता है। शिवम ने आंखें सिकोड़कर उसे देखा। उसके भीतर भी अनायास युद्ध की ज्वाला भड़क उठी। योगेश का नाम उसने लंबे समय से सुना था। वह टॉप 100 क्वासी एम्परर्स में पहले स्थान पर था और यूनिवर्स जीनियस लिस्ट का प्रबल उम्मीदवार था। योगेश उत्सुक होकर बोला, दिलचस्प, तुम्हारी शक्ति बहुत गहरी है। एंशिएंट यूनिवर्स सचमुच क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन है। क्वासी एम्परर स्तर पर भी तुम जैसा व्यक्ति मिलना अजीब है। बहुत अच्छा, शिवम ने जवाब दिया, मैंने तुम्हारा नाम सुना है। कहते हैं तुम अपने स्तर पर अजेय हो। संयोग से मैं भी अपने स्तर पर कभी नहीं हारा। उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। ये सुनकर नीचे खड़े कई लोग हंस पड़े। किसी ने कहा, कमाल का घमंड है, अभी अभी चोटी पर पहुंचा है और खुद को भी इस स्तर पर अजेय बता रहा है। शिवम की बात सुनकर कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। उन्हें लगा कि वह हद से ज्यादा घमंडी है, क्योंकि वह खुद को योगेश के बराबर बता रहा था, बल्कि इशारों में ये भी दिखा रहा था कि वह योगेश को अपने बराबर नहीं मानता। यह अहंकार बहुत बड़ा था।
पूरे ब्रह्मांड में अब तक कोई भी क्वासी एम्परर ऐसा नहीं हुआ जो योगेश के सामने ऐसी बात कह सके। लेकिन शिवम ने किसी भी व्यंग्य पर ध्यान नहीं दिया, उसका पूरा ध्यान सिर्फ योगेश पर था। युद्ध शुरू होने से पहले ही योगेश ने उस पर जो दबाव डाला था वैसा दबाव शिवम ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। योगेश हंसा और बोला, हाँ, उम्मीद है तुम्हारी ताकत तुम्हारे आत्मविश्वास जितनी ही मजबूत हो। तुम्हारी ही भाषा में एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ, उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। उसकी आवाज गिरते ही उसका आभा स्तर अचानक चरम पर पहुंच गया। जमीन कांप उठी और वह मानो पहाड़ की तरह आगे बढ़ा। उसकी मुट्ठी से पर्पल डिवाइन पावर उभरी और भयानक शक्ति बनकर शिवम की ओर बढ़ी। शिवम गरजा, बहुत अच्छा। उसने भी अपनी मुट्ठी चलाई। इस हमले में उसने मेटल लाइफ की शक्ति यानी क्यू की ताकत का प्रयोग नहीं किया, बल्कि सिर्फ अपनी खुद की ताकत का इस्तेमाल किया। यदि उसका प्रतिद्वंद्वी उसके ही समान स्तर का था तो बाहरी शक्ति का सहारा लेना उसकी इनविंसिबल बिलीफ को हिला देता। दोनों मुठियां आसमान में टकराईं और भयंकर ध्वनि के साथ वॉइड कांप उठा। टकराव के बीच की जगह धुंधली होकर केओस में बदल गई। ऊर्जा की लहरें चारों दिशाओं में फैली, लेकिन अदृश्य शक्ति ने 100 मीटर की दूरी के बाहर उन्हें खत्म कर दिया। दोनों एक साथ पीछे हटे। योगेश गरजा, बहुत बढ़िया, अब असली वार ले लो, फाइट 18 टाइम्स। उसने तुरंत एक टेरिफाइंग सीक्रेट टेक्निक सक्रिय की। उसका शरीर चमक उठा, आकाश फटने लगा और वह भयंकर शक्ति के साथ शिवम पर टूट पड़ा। उसकी विनाशकारी ऊर्जा लहरों की तरह शिवम की ओर बढ़ी। शिवम ने मन ही मन ग्रेट विंड और ग्रेट फ्रैगमेंटेशन, दो एंशंट मिस्टरीज सक्रिय किए। उसके सामने की हवा में दरारें उभरने लगीं। फिर दोनों योद्धा दो ग्रहों की तरह भिड़ गए। दोनों की घातक तकनीकें लगातार टकराती रहीं और युद्ध और भयानक होता गया। पल भर में दोनों ने दर्जनों वार बदल लिए और कोई भी बढ़त नहीं ले पाया। शिवम की आंखों में चमक थी। वह मन ही मन चकित था। उसने 5 गुना कॉम्बैट पावर तक का उपयोग कर लिया था, फिर भी योगेश न सिर्फ संभाल रहा था बल्कि बराबरी का दबाव बना रहा था। योगेश भी एक प्राकृतिक सीक्रेट टेक्निक रखता था जो उसके फाइटिंग सेज क्लैन की ब्लड लाइन में थी, और यह टेक्निक कॉम्बैट पावर को कई गुना बढ़ा सकती थी। ये बिल्कुल शिवम के वॉर कैरेक्टर फॉर्मूला जैसी थी। उसकी फिजिक, सोर्स लॉज और डिवाइन पावर सब मिलकर उसका रूप भयानक बना रहे थे, और वह सचमुच शिवम के बराबर था। ये शिवम के जीवन का पहला युद्ध था जिसमें उसे अपने ही स्तर पर इतना शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी मिला था। शिवम ने मन में पुकारा, 6 गुना। उसकी वॉर कैरेक्टर फॉर्मूला ने 6 फोल्ड कॉम्बैट पावर सक्रिय की और उसकी शक्ति अचानक आसमान पर पहुंच गई। योगेश और भी उत्साहित हो गया। उसके हमले और तीखे हुए और उनमें एक गहरा धारदार एंशंट ऑरा था। शिवम को महसूस हुआ कि उसके अंदर एंशंट कैरेक्टर्स की शक्ति झलक रही है। उसके लिए ये पहचानना मुश्किल नहीं था क्योंकि वह खुद एंशंट कैरेक्टर्स का स्वामी था। दोनों की लड़ाई चरम पर पहुंच गई। पल भर में दोनों सैकड़ों वार कर चुके थे। दर्शक स्तब्ध रह गए। पहाड़ की चोटी पर खड़े अन्य 6 शीर्ष योद्धा भी अचंभित थे। ये युद्ध एक क्वासी एम्परर युद्ध जैसा नहीं बल्कि देवताओं का युद्ध लग रहा था। किसी ने तुरंत चिल्लाकर कहा, फैंटेसी जेड खोलो, इस युद्ध को यूनिवर्स में प्रसारित करो। लोगों ने तुरंत लिव ब्रॉडकास्ट शुरू कर दिया। कुछ ही पल में फैंटेसी जेड में संदेशों की बाढ़ आ गई। शौक योगेश को पहली बार बराबरी का प्रतिद्वंद्वी मिला। एक ही स्तर में कोई योगेश को रोक रहा है। उसका प्रतिद्वंद्वी कौन है? पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। अनगिनत लोग यह मुकाबला देखने लगे। यूनिवर्स जीनियस लिस्ट के शीर्ष प्रतिभाशाली भी इसे देखकर गंभीर हो गए। ये स्पष्ट था कि यह रहस्यमय युवक भविष्य में यूनिवर्स के शीर्ष 10 में जगह पक्का बनाएगा। लेकिन शिवम को इन सब बातों का कोई अंदाजा नहीं था। वह पूरी तरह युद्ध में डूबा था। पहली बार अपने स्तर पर इतना शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी पाकर पूरी तरह उत्साहित था। दोनों पीछे हटकर आमने सामने खड़े हुए। योगेश हंसा और बोला, बहुत अच्छा, तुम्हारी शक्ति अविश्वसनीय है। तुम होली फाइटिंग पावर का मुकाबला कर सकते हो। आओ आगे लड़ो, मैं तुम्हारी ताकत से गॉड एम्परर रेल्म में ब्रेक थ्रू करना चाहता हूँ। शिवम बोला, ये तो मैं भी चाहता हूँ। उसकी हर कोशिका उत्साह से काम उठी। योगेश की शक्ति डोहान होली पावर थी जो फाइटिंग सेज क्लैन की रेयरेस्ट शक्तियों में से एक थी। इतिहास में बहुत कम लोग इसे नियंत्रित कर सके थे और जो कर सके वे सभी महापुरुष बने। योगेश युवा पीढ़ी में फाइटिंग सेंस का एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसके पास फाइटिंग होली पावर है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी शक्ति सचमुच शिवम की कर्स फोर्स के बराबर है।
दोनों एक स्तर पर इसलिए टिके हुए हैं क्योंकि योगेश न सिर्फ फाइटिंग होली पावर का स्वामी है बल्कि उसके डिवाइन पावर फैक्टर भी कई बार जाग चुके हैं। उसके पास ओरिजिनल सीक्रेट टेक्निक्स भी हैं जो उसकी शक्ति को अत्यंत भयावह बनाते हैं। इसके अलावा उसका फाइटिंग सीक्रेट बॉडी उसकी अपनी रेस की सीक्रेट टेक्निक्स के साथ पूर्ण रूप से मेल खाता है। कुल मिलाकर योगेश एक ऐसा योद्धा है जिसमें लगभग कोई कमजोरी नहीं है। दूसरी तरफ शिवम की कर्स पावर अभी अपनी चरम सीमा पर नहीं पहुंची है। उसके शरीर की हर कोशिका में एक मिस्टीरियस रून समा सकती है और जैसे जैसे अधिक रून्स उसके शरीर में समाते जाएंगे उसकी कर्स पावर और भी डरावनी होती जाएगी। वर्तमान में उसकी शक्ति अभी उतनी पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए वह फाइटिंग होली पावर के बराबर दिख रहा है। दोनों की आंखों में प्रचंड युद्धइच्छा उमड़ी और अगले ही पल दोनों फिर दो छायाओं की तरह टकरा गए। वॉइड में उनकी अनगिनत सीक्रेट टेक्निक्स आपस में भिड़ती रहीं और दोनों ने अपनी पूरी शक्ति उंडेल दी। कुछ ही पलों में दोनों ने फिर सैकड़ों वार बदल लिए। शिवम ने वायु बीड या जेड स्टिक का उपयोग करने का इरादा नहीं किया। उसे पता था कि योगेश के पास भी किलर वेपन्स होंगे और इस निष्पक्ष ड्यूल में उन्हें उपयोग करना उचित नहीं होगा। योगेश भी ऐसे ही विचार रखता था। बड़े हथियार सिर्फ जान बचाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, न कि इस तरह के समान स्तर के युद्धों में। पूरा वोल्केनो मैजिक माउंटेन और फैंटेसी जेड के जरिए पूरा ब्रह्मांड इस युद्ध को स्तब्ध होकर निहार रहा था। क्वाजी एम्परर स्तर पर इतना भयानक युद्ध देखने को अनगिनत युगों में भी नहीं मिलता। ऐसे योद्धा युगों को दबाते हैं। एक ही युग में दो ऐसे योद्धा टकराना लगभग दंतकथा जैसा दृश्य था। युद्ध और भयानक होता गया। शिवम ने एक प्रहार में योगेश के कंधे पर भारी चोट दी। ग्रेट विंड और ग्रेट फ्रैगमेंटेशन दोनों की शक्ति एक साथ होने से योगेश का पूरा हाथ लगभग उखड़ गया, लेकिन उसकी फाइटिंग सीक्रेट बॉडी ने उसे टूटने नहीं दिया। हालांकि उसके पर्पल डिवाइन ब्लड की धार बह निकली। उसी दौरान योगेश की उंगलियां तलवार जैसी बन गईं और उसकी 18 स्ट्राइक्स ऑफ डाओ शेन ने पूरी शक्ति से वार किया। इस वार ने शिवम के पेट को भेदते हुए एक रक्तस्ना छेद बना दिया। दोनों का खून वोल्केनो मैजिक माउंटेन पर बिखर गया और कुछ बूंदें वोल्केनो के भीतर भी गिर गईं। लेकिन दोनों के चेहरे पर सिर्फ उत्साह था। आओ और लड़ो, ये तो मैं भी चाहता हूँ। दोनों बार बार घायल होते खून बहता, लेकिन हर प्रहार के साथ उनका फाइटिंग इंटेंट और भी उग्र होता गया। उनकी आंखें और चमकदार हो गईं। शिवम और योगेश दोनों क्वाजी एम्परर के चरम बिंदु पर थे। दोनों किसी भी क्षण ब्रेक थ्रू कर एम्परर रेल्म में प्रवेश कर सकते थे और अभी दोनों एक दूसरे से ब्रेक थ्रू का अवसर महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि सीमा अब बहुत पास है। जैसे जैसे लड़ाई तेज होती गई उनका ऑरा और भी घना और भयावह होता गया। ये दृश्य देखकर वोल्केनो की चोटी पर खड़े 6 अन्य शक्तिशाली अस्तित्व भी स्तब्ध रह गए। वे स्वयं भी अत्यंत भयानक प्रतिभाएं थे, तभी तो वे इस पर्वत की चोटी तक पहुंचे थे। लेकिन अब उन्हें साफ समझ में आ रहा था कि ये दो युवक ब्रेक थ्रू के कगार पर हैं। अगर दोनों युद्ध के बीच ब्रेक थ्रू कर गए तो वे सचमुच एक नई दंतकथा रच देंगे। लेकिन अचानक एक भयंकर परिवर्तन हुआ। वोल्केनो के अंधेरे गड्ढे से गहराई में से एक भयानक गर्जना गूंजी। पर्वत की चोटी पर मौजूद हर व्यक्ति का चेहरा बदल गया। क्या हुआ? क्या वोल्केनो फटने वाला है? ये तो अरप्शन का समय नहीं है। सभी खौफ में पड़ गए। वोल्केनो मैजिक माउंटेन ब्रह्मांड का एक खतरनाक फॉरबिडन लैंड है। यदि वोल्केनो वास्तव में अरप्ट हो जाए तो यहाँ मौजूद कोई भी नहीं बचेगा। एक और गर्जना उठी और फिर अचानक गड्ढे के भीतर से व्यर्थक ऊर्जा का विस्फोट हुआ। इसके बाद एक आकृति हवा में उछलकर बाहर आए। वह वायु था। सब दंग रह गए। कुछ देर पहले वायु गड्ढे में कूद गया था और अब वह वापस बाहर आ गया था। इतिहास में कोई भी वोल्केनो में घुसकर वापस जीवित नहीं आया था। क्या अभी का कंपान उसी के कारण था? उसने अंदर क्या देखा, ये सब रहस्य था। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वोल्केनो के भीतर से दो चमकदार किरणें निकलीं। एक रक्तलाल, दूसरी बैंगनी क्रिस्टल जैसी। दोनों एक दूसरे में लिपट कर एक विशाल लाइट बैरियर बन गईं और वोल्केनो की चोटी को घेर लिया। शिवम, योगेश, वे 6 अन्य शक्तिशाली योद्धा और यिन आर्टिफैक्ट सभी इस बैरियर के भीतर बंद हो गए। वोल्केनो मैजिक माउंटेन पर बाकी लोग बाहर रह गए और बैरियर ने उनकी दृष्टि को पूरी तरह रोक दिया। फैंटेसी जेड भी बैरियर के भीतर का दृश्य दिखाने में असफल हो गया। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया। यह क्या हो रहा था? इन दो किरणों ने चोटी को क्यों घेर लिया? क्या ये किसी सुप्रीम पावर का डोमेन है? जब बाहर के लोग बैरियर पर वार करने की कोशिश करते, मर्चेंट उसके पास पहुंचते ही पिघल जाते। सब भयभीत होकर पीछे हट गए। कुछ लोगों ने कहा कि शायद ये किंग्सफील्ड जैसा कोई सुप्रीम डोमेन है।
ये सुनकर पूरा ब्रह्मांड कांप उठा क्योंकि यह बात एक टॉप 10 रेस के पावर हाउस ने कही थी। डायमेंशन रेल्म, यह क्या है? ये सवाल सुनते ही आसपास मौजूद कई लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा क्योंकि वे इस शब्द से अनजान थे। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं सुना था। एक शक्तिशाली अस्तित्व की आवाज आई, मैं भी सिर्फ अनुमान लगा रहा हूँ, निश्चित नहीं हूँ। लेकिन अगले ही पल एक और आवाज उठी, हाँ ये किंग्स डोमेन है। यह आवाज सुनते ही पूरा क्षेत्र हिल गया क्योंकि यह बात एक ऐसे प्राणी ने कही थी जो बुद्धिज्म रेस का प्राचीन और अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व था। बुद्धिज्म भी ब्रह्मांड की शीर्ष 10 रेसेस में से एक है और यह वृद्ध अस्तित्व हजारों वर्षों से जीवित माना जाता है। युवा पीढ़ी का युद्ध इतना भयानक था कि उसने ऐसे महान अस्तित्व को भी बोलने पर मजबूर कर दिया। ये बात स्वयं में चौंकाने वाली थी। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर पूछा, सीनियर क्या आप बता सकते हैं कि यह किंग्स डोमेन क्या होता है? बौद्ध वृद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, किंग्स रेल्म सिर्फ अत्यंत प्राचीन स्थलों में सक्रिय होता है, जैसे ये वोल्केनो डेमन माउंटेन जो एक बेहद पुरानी फॉरबिडन लैंड है। मेरी दृष्टि में ये डोमेन यहाँ उपस्थित 2 युवा जीनियस के रक्त से सक्रिय हुआ है। उनकी प्रतिभा इतनी भयावह है कि किंग्स रेल्म स्वयं जाग उठा। ये सुनकर सबकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। बुद्ध धर्म के इतने प्राचीन शक्तिशाली द्वारा ऐसा स्वीकार करना यह अपने आप में बड़ी मान्यता थी। अब सबकी समझ में आया कि यह फ्यूशिया रंग का प्रकाश क्षेत्र क्यों पैदा हुआ। ये शिवम के लाल रक्त और योगेश के बैंगनी रक्त के आपस में मिलकर प्रतिक्रिया करने का परिणाम था। भीड़ चुपचाप सुनती रही। बुद्ध के प्राचीन वृद्ध ने आगे कहा, एक बार किंग्स रेल्म सक्रिय हो जाए तो आसपास के सबसे प्रतिभाशाली लोगों को इसमें कैद कर देता है। बाहर निकलने का केवल एक ही तरीका है, सबसे शक्तिशाली बन जाना। सिर्फ विजेता बाहर निकल सकता है। भीड़ में हड़कंप मच गया। क्या केवल एक ही बाहर आएगा? बाकी सब, क्या बाकी सब मर जाएंगे? वृद्ध ने सिर हिलाया, हाँ यही नियम है। किंग्स डोमेन क्रूर है। अंदर मौजूद लोगों को एक दूसरे से लड़ना ही पड़ेगा। जो अंत तक जिंदा रहेगा वही सच्चा किंग कहलाएगा। सबने भय से सांस रोकी। कई शीर्ष क्लैन्स घबरा चुके थे क्योंकि किंग्स रेल्म में उनके पियरलेस जीनियसेस फंसे हुए थे। फाइटिंग सेंट क्लैन, गोल्डन क्लैन, शूरर क्लैन, कई भयावह प्रतिभाएं। अगर नियम यही था कि सिर्फ सबसे शक्तिशाली ही बचेगा तो बाकी सभी का क्या होगा? अब सवाल ये था कि 9 ट्रैप लोगों में सबसे शक्तिशाली कौन है? क्या वह योगेश होगा या वह रहस्यमय युवक शिवम जो उसके बराबर लड़ रहा था? कुछ और लोग भी थे जिनकी कल्टिवेशन बहुत आगे थी। क्या वे भी हार जाएंगे? बुद्ध वृद्ध ने और समझाया, किंग्स डोमेन में कई तरह की सीमाएं लागू होती हैं। शक्तिशाली मर्चेंट काम नहीं करते। कल्टिवेशन को भी एक निश्चित स्तर में दबा दिया जाता है। हर किंग्स रेल्म अलग होता है, इसलिए इसके नियम भी भिन्न हो सकते हैं। फ्यूशिया बैरियर के भीतर शिवम, योगेश, वायु समेत कुल 9 लोग अलग अलग स्थानों पर खड़े थे। सभी के चेहरों पर गंभीरता थी। शुरू में सबने बैरियर पर हमला करने की कोशिश की लेकिन जल्दी ही समझ गए कि यह व्यर्थ है। सब गहरी सांस लेकर शांत हुए। योगेश बोला, क्या किसी को पता है ये क्या हो रहा है? युद्ध रुक गया था और स्थिति की गंभीरता सबसे ऊपर थी। शूरर ट्राइब का 5वां डिवाइन एम्परर स्तर का एक डरावना युवक आगे बढ़कर बोला, अगर किसी को पता है तो वो वायु होगा। सभी की निगाहें वायु की ओर गईं क्योंकि डोमेन शुरू होने से पहले वही वोल्केनो से बाहर निकला था। ऐसा लग रहा था कि वही ट्रिगर था। शिवम भी ऐसा ही सोच रहा था, लेकिन वायु की हालत अजीब थी। उसकी आंखें 2 काले भंवरों जैसी थी, पूरा शरीर ईवल एनर्जी से भरा हुआ। अचानक उसका ऑरा भयानक रूप से उभरा और उसकी कल्टिवेशन डिवाइन एम्परर ट्रिपल तक बढ़ गई। उसी समय बोन डेमन की आवाज शिवम के भीतर गूंजी, ये किंग्स रेल्म है और यह वायु की वजह से नहीं हुआ। शिवम ने पूछा, ये किंग्स रेल्म क्या है? बोन डेमन बोला, फैंटेसी जेड देखो, यूनिवर्स के बूढ़े लोग जरूर पहचानेंगे। शिवम और दूसरों ने तुरंत फैंटेसी जेड निकाला। उसी समय उन्होंने बुद्धिज्म के प्राचीन अस्तित्व की व्याख्या पढ़ी और सबके चेहरों का रंग उड़ गया। साथ ही नई समस्या स्पष्ट हुई, मेरी कल्टिवेशन डिवाइन एम्परर के पहले स्तर पर कैसे आ गई? मेरी भी दबा दी गई। यह क्या नियम है? शूरर का युवक सबसे ज्यादा क्रोधित था। उसका सबसे बड़ा लाभ उसकी उच्च कल्टिवेशन थी, लेकिन किंग्स डोमेन ने सबको समान स्तर पर दबा दिया था। अब एडवांटेज खत्म, अब केवल शक्ति, प्रतिभा और मुकाबला। जो बचेगा वही किंग। शिवम ने भी महसूस किया कि मर्चेंट का कोई प्रभाव नहीं। जेड स्टिक और वायु बीट बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे, जैसे उनकी शक्ति काट दी गई हो। शिवम गंभीर हुआ, बड़ा हथियार नहीं चल सकता, कल्टिवेशन भी दबा दी गई है।
वह खुद क्वाजी एम्परर है जबकि बाकी सभी डिवाइन एम्परर के दबाए हुए स्तर पर आ चुके हैं। उसके और योगेश के पास प्राकृतिक फायदे नहीं रहे। सामने के 7 लोग भयानक थे और वायु जैसा कैंडिडेट भी मौजूद था। शिवम समझ गया कि यह डोमेन मृत्यु का खेल है और सिर्फ एक ही बाहर निकल सकता है। वोल्केनो मैजिक माउंटेन की चोटी अचानक शांत हो गई, केवल वायु की कभी कभार आने वाली चीखें सुनाई दे रही थीं। बाकी 8 लोग एक दूसरे की ओर देख रहे थे और हर किसी की नज़रों में तीव्र हत्या की इच्छा झलक रही थी। अगर जीवित बाहर निकलना है तो दूसरों को खत्म करना ही होगा। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। इतनी सारी प्रतिभाओं को एक साथ खत्म करना, तुम्हें अपना स्टेपिंग स्टोन बनाकर डिवाइन एम्परर को ब्रेक थ्रू करना, इससे अच्छी बात क्या होगी। योगेश पागलों की तरह हंसा। उसकी आंखें लड़ाई की पागलपन से भरी थीं। उसका ऑरा भी किसी चरम सीमा तक पहुंच चुका था। शिवम का ऑरा भी लगातार बढ़ता हुआ शिखर पर था, लेकिन कोई भी पहल करने को तैयार नहीं था। सभी एक दूसरे की रक्षा करते हुए इंतजार कर रहे थे कि कोई और पहले हमला करे ताकि वे फायदा उठा सकें। माहौल पूरी तरह से जाम हो चुका था। अचानक वायु ने फिर से एक दहाड़ लगाई और गड्ढे में कूद गया, मानो नीचे कुछ उसे आकर्षित कर रहा हो। लेकिन जैसे ही वह नीचे गया, गड्ढे से एक और प्रचंड शक्ति निकली और उसे बाहर फेंक दिया। ये पागल फिर से समस्या करेगा। मेरा सुझाव है कि पहले हम सब मिलकर वायु को खत्म करें, क्या कहते हो? ये बात शूरर ट्राइब के युवक ने कही। उसका नाम रेयांश था। शुरुआत से ही उसकी निगाहें वायु पर थीं। यहाँ मौजूद 9 लोगों में शिवम और योगेश सबसे शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी कल्टिवेशन केवल इंपीरियल रेल्म तक सीमित थी, इसलिए वे उसके लिए सबसे बड़े खतरा नहीं थे। सबसे खतरनाक था यिन आर्टिफैक्ट। वायु आखिरकार यूनिवर्स एरोगेंस लिस्ट का कैंडिडेट रह चुका था और उसकी कॉम्बैट पावर अत्यंत भयानक थी। भले ही वह सप्रेस्ड था, फिर भी वह बेहद बड़ा खतरा था, इसलिए रेयांश सबसे पहले उसी को हटाना चाहता था। बाकियों ने भी उसकी बात से सहमति जताई। किल। रेयांश ने सबसे पहले हमला किया। उसकी डिवाइन पावर ने शूरर की एक भव्य तलवार बनाई जो शून्य को चीरती हुई वायु की ओर गई। वायु ने गुर्राते हुए जवाब दिया और पंजों से लगातार प्रहार किया। वे पंजे मानो चाकुओं की तरह हवा काट रहे थे और ईवल का बल पूरे वातावरण में भर गया। कैंग कैंग। दोनों के बीच लगातार धातु जैसी टक्करों की आवाजें गूंजती रहीं। कुछ ही देर में एक आकृति लहूलुहान होकर पीछे हट गई। वह था रेयांश। केवल कुछ ही चालों में वह घायल हो चुका था। वायु की शक्ति उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। तुम लोग अब भी हमला नहीं करोगे? रेयांश चिल्लाया, लेकिन बाकी लोग तमाशा देखते रहे। वे चाहते थे कि वायु पहले रेयांश को खत्म करे और इस प्रक्रिया में वायु की ताकत भी काफी खर्च हो जाए। फिर वे जाकर वायु को मार देंगे। एक चाल में 2 दुश्मन खत्म। सबको यही फायदा दिख रहा था। तुम सब अभिशप्त हो। रेयांश समझ गया कि बाकी सभी उसे उपयोग कर रहे हैं, पर अब देर हो चुकी थी। वायु उस पर टूट पड़ा। वायु यूनिवर्स एरोगेंस लिस्ट का उम्मीदवार रहा था और नाउ ईवल इन्फ्लुएंस के कारण उसकी कॉम्बैट पावर और बढ़ चुकी थी। रेयांश उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था और बुरी तरह पिट रहा था। कुछ ही चालों बाद वह लगभग वायु के पंजे में फंस गया। जैसे तैसे बचा पर बुरी तरह घायल हो गया। तुम सबको अपने साथ लेकर मरूंगा। ये चिल्लाते हुए रेयांश का शरीर फूलने लगा। वह खुद को एक्सप्लोड करने वाला था। बूम। कल्टीवेशन डेमन क्लाउड यानी रेयांश का शरीर जोरदार विस्फोट में फट गया, लेकिन शिवम, योगेश और बाकी लोग पहले से तैयार थे। वे पीछे हट चुके थे और उन्होंने रक्षा भी बना ली थी जिससे ब्लास्ट उनसे टकराई नहीं। लेकिन विस्फोट के बीच में मौजूद वायु सबसे ज्यादा चोटिल हुआ। धड़ाम वह पीछे धकेला गया। उसके शरीर पर कई गहरी काली चोटें उभर आईं, पर तभी गार्ग गड्ढे से ईवल एनर्जी बाहर निकलकर वायु के शरीर में समाने लगी और उसकी चोटें तेजी से भरने लगीं। बाकियों के चेहरे गंभीर हो गए। यह वायु कुछ ज्यादा ही खतरनाक होता जा रहा है। सब मिलकर इसे खत्म करते हैं। 4 लोग एक साथ आगे बढ़े और वायु पर हमला कर दिया। एक व्यक्ति अभी भी खड़ा रहा और शिवम तथा योगेश ने भी अब तक हमला नहीं किया। 4 पियरलेस डीमंस ने मिलकर वायु पर हमला किया। उनकी शक्ति डिवाइन एम्परर रेल्म में कई स्तरों को चुनौती दे सकती थी। मिलकर उन्होंने वायु को तेजी से घायल करना शुरू कर दिया। उनकी आपसी योजना भी स्पष्ट थी। वे 3 अभी हमला नहीं कर रहे। अच्छा है, पहले हम वायु को मारेंगे, फिर उन तीनों को, और हम 4 आपस में बांट लेंगे। ठीक है। उनका हमला और क्रूर हो गया। कुछ ही देर में वायु लगभग गिरने की स्थिति में पहुंच गया। उसका शरीर पूरी तरह फट चुका था। रंबल। अचानक गड्ढे के नीचे जबरदस्त कंपन हुआ।
फिर गड्ढे से अत्यधिक ईवल एनर्जी की ज्वार लहरें ऊपर उठी जिनमें कई शक्तिशाली यिन एंटिटीज भी शामिल थीं, और दृश्य यहीं पर समाप्त होता है। यिन ची के बीच कई भयावह धाराएं उठीं और ये धाराएं किसी जीवित प्राणी की तरह सांपों की भांति लहराती हुई घूम रही थीं। यह एक सच्ची स्पिरिचुअल ईवल स्पिरिट थी। अंधेरे गड्ढे में डार्क गैस का उत्पन्न होना सामान्य था। पहले भी योगेश और बाकी लोग यहाँ इसी डार्क गैस का इंतजार कर रहे थे, इसलिए जब गड्ढे से इतनी प्रबल डार्क बाहर निकली तो किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। इस समय किसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बस एक बात थी, जिंदा बचना। केवल कुछ लोग ही तुरंत ईवल एनर्जी को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। ये लोग थे शिवम, योगेश और वायु ने एक जंगली चीख लगाई और पागलों की तरह गड्ढे की ओर लपका। उसके मुंह से निकलती दानवी हवा ईवल एनर्जी को उसकी ओर खींच रही थी। शिवम और योगेश के चेहरे का रंग बदल गया। शिवम ने इंस्क्रिप्शन पावर से एक विशाल हाथ बनाया और एक स्पिरिचुअल ईवल स्पिरिट को पकड़ लिया। योगेश की आंखों से दो रोशनियां निकली और उन रोशनियों ने ईवल एनर्जी को जंजीरों की तरह बांधकर खींच लिया। कुल 4 डार्क शिवम और योगेश ने पा लिए, जबकि 2 वायु ने निगल लिए। लेकिन वायु जैसे ही ईवल एनर्जी निगल रहा था, उसने अपनी सुरक्षा को नजरअंदाज कर दिया। उसी समय 4 मास्टर्स ने मिलकर उस पर हमला किया और उसका शरीर सीधे फट गया। उसका पूरा शरीर चिथड़ों में बिखर गया, बस उसका सिर डाक में लिपटा हुआ दूर जा गिरा। अचानक गड्ढे से निकली डाक वापस खींचने लगी और भारी लहरों की तरह नीचे गिरने लगी। वायु का सिर उसी ईवल एनर्जी में समा गया और गड्ढे में लौट गया। पल भर में वह सबकी आंखों से गायब हो गया। चारों मास्टर्स ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर चिंता और असहजता साफ दिखाई दे रही थी। वायु गड्ढे में गिरा, मरा या नहीं ये कोई नहीं जानता था। यदि यह कोई और होता तो वे निश्चिंत हो जाते, क्योंकि जिसे भी वोल्केनो पिट निगल लेता है वह वापस नहीं आता। लेकिन वायु पहले भी एक बार वहां गिरकर जीवित लौट आया था, इसलिए उन्हें कोई भरोसा नहीं था कि वह मर चुका है। उन्होंने निर्णय लिया, पहले बाकी लोगों को खत्म किया जाए। पहले इन तीनों को खत्म करो। उनमें से एक बोला, हाँ, वायु का केवल सिर बचा है, वह शायद ही बचे। पहले इन्हें खत्म करते हैं, फिर विनय तय करेंगे। 4 मास्टर्स की नज़रें शिवम, योगेश और एक मिडिल एज्ड मैन पर टिक गईं। मिडिल एज्ड मैन घबरा गया और बोला, हम मिलकर लड़ सकते हैं। लेकिन मास्टर्स ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, अब साथ आने की बात कर रहे हो? देर हो चुकी है, अब तुम्हें खत्म करेंगे। 2 मास्टर्स मिडिल एज्ड मैन पर टूट पड़े और बाकी 2 शिवम तथा योगेश की ओर झपटे। दोनों जोड़े आमने सामने भिड़ गए। शिवम और योगेश दहाड़ते हुए लड़े। कुछ ही पलों में दर्जनों चालें चल चुकी थीं। लेकिन सामने वाले पीएलएस डीमंस डिवाइन एम्परर रेल्म के शीर्ष स्तर के थे। शिवम अपनी पूरी शक्ति झोंकने के बावजूद पीछे धकेला गया। योगेश भी लगातार पीछे हट रहा था। ये स्पष्ट था कि यहाँ उपस्थित प्रत्येक योद्धा असाधारण था। ड्रैगन लॉर्ड के बाकी एपिसोड शाम तक आ जाएगा। एक अभी अपलोड कर दिया, बाकी एपिसोड शाम तक अपलोड हो जाएगा। और नई स्टोरीज़ के लिए भी लिंक प्रोवाइड सुन सकते हो आप लोग। डेली एपिसोड वहाँ पर आ रहा है। माई फोर्थ वीक हस्बैंड लिंक कम्युनिटी टैब में मिल जाएगी। कंप्लीट स्टोरी अपलोड होगी। जिसने मेरे एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड कर लो जाके। और इसमें आपको सारे सीरीज़ के एपिसोड मिल जाएंगे ऑल इन वन करके। कल से मैं शुरू करूँगा। और उसमें 3 रूथलेस के, 3 मिस्टीरियस मैन गंगा के और 3 ड्रैगन लॉर्ड के। चारों सीरीज़ के 3-3 एपिसोड 30-30 मिनट के आया करेंगे। और उसमें से एक एपिसोड हमेशा चारों सीरीज़ का यूट्यूब पे शेड्यूल रहेगा। 2 उस पर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और प्लस उस पर मैं एक बार में बहुत सारे एपिसोड डालने वाला हूँ। ऐप में ये लोगो है, ठीक है। और यूट्यूब पे आता रहेगा, क्योंकि हमारा जो ऐप है सिर्फ और सिर्फ प्ले स्टोर पे है। ऐप स्टोर के लिए नहीं बना है, तो एप्पल यूज़र्स के लिए मैं डालता रहूँगा 30 मिनट का डेली एंटरटेनमेंट। और इन्जॉय करते रहना आप लोग। ये लोगो है, ठीक है। आज मैं रात को पूरा अपलोडिंग कर दूँगा, ग्रुप को बना दूँगा पूरा सही से। काम कंप्लीट हो गया, अपलोडिंग सिर्फ करना बाकी है। और जिसको स्टार्टिंग से एपिसोड सुनना था वो भी डाउनलोड कर लीजिए। और इसमें 3 नई सीरीज़ आने वाली हैं, बॉडीगार्ड करके, रिंग और मैरिड टू ड्रैगन प्रिंसेस। इस समय कंटिन्यू है, बढ़िया वॉइस रहेगी और सबकी वॉइस अच्छी वॉइस में किया गया है।